प्रत्येक दिन की तरह एक हमारा मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर दीपा मिश्रा मैम। और इससे पूर्व जैसे हम वैद्य विरल भाई शाह से एक द्रव्य की जानकारी लेते हैं, इसी तरीके से हम द्रव्य की भी जानकारी लेंगे। आज इस व्याख्यान के लिए मैं व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर विकास जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर विकास जी। जी मैम। हाँ विकास जी, आप थोड़ी देर के लिए संभालिए। मैं ना विरल भाई शाह को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा व्हाट्सएप आया था उनका। मैं उनसे एक बार जी बात करती हूँ, है ना। जी आप थोड़ा जी तब मैम। तक कुछ बढ़ा दीजिए, तो मैं तब तक, है ना, भाई साहब से बात करती हूँ कि क्या दिक्कत है ना। मैम वीरेंद्र सर आ गए हैं। विरल सर आगे। जी हाँ जी, ज्वाइन हो गए मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्वाइन हो गए। ओके ओके, ठीक है। ओवर टू यू डॉक्टर विकास। ठीक है आप जी, धन्यवाद हाँ मैम। जी जी। धन्यवाद। विश्व आयुर्वेद परिषद जयपुर के इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज 284वां व्याख्यान शुरू करेंगे, और इस व्याख्यान को शुरू करने से पहले जो हमारी प्रथा है उसमें कार्यक्रम के आरंभ में धन्वंतरी पूजन के लिए मैं डॉक्टर दीक्षा कथूरिया को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर दीक्षा कथूरिया जी। Thank you so much, sir. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्मं लोके जरारोग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां चहव्योमवातवनिवारिवहन् पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजम् संताप जराजरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। धन्यवाद। डॉक्टर विकास। धन्यवाद डॉक्टर दीक्षा। जैसा कि हम लोग सभी व्याख्यान मालाओं में मेन लेक्चर से पहले एकल द्रव्य की जानकारी लेते हैं, उसके लिए वैद्य विरल भाई शाह आज भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमें ज्ञान से वरीभूत करें। वैद्य विरल भाई शाह जी। वैद्य विरल भाई शाह जी, आपको आवाज आ रही है वैद्य जी? वीरेंद्र सर का माइक म्यूट है। विकास सर। सर अपना माइक अनम्यूट करिए। वैद्य विरल भाई शाह जी, आपका माइक म्यूट पे है। वैद्य विरल भाई शाह जी, आपको आवाज अगर आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैं एक बार फोन करती हूँ, आप तब तक कुछ, है ना, विषय रखिए, है ना, आती हूँ मैं। जी जी मैम जी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद 2015 21 नवंबर से लगातार अनवरत इस व्याख्यान माला को चला रहे हैं, और इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वो हमारी गुरु माता डॉक्टर हेतल मैडम और डॉक्टर बलदेव के आशीर्वाद से ये अभी तक चल रहा है। उसके साथ साथ आप सभी जो इसके साथ जुड़ते हैं हमेशा, उन सबके सहयोग से ये कंटिन्यूसली 21 नवंबर 2015 से चल रहा है। तो आज का जो लेक्चर, जो मेन स्पीकर हैं डॉक्टर दीपा मिश्रा, उनका टॉपिक आज का जो रहेगा, फ्यू केस स्टडीज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है प्राइमरी इनफर्टिलिटी के ऊपर, जिसमें हम लोग ने 3 तरह की चिकित्सा के टाइप, उसमें दैव व्यापाश्रय, सत्वाज्य और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा की बात की थी। और हमने देखा कि वो तीनों चिकित्सा के टाइप जब कंजंक्शन में काम करती हैं तो चिकित्सा का रिजल्ट मिलना
ऑलमोस्ट निश्चित है अगर वो साध्य व्याधि है। उसके साथ साथ में हम लोगों ने उसमें उस पर्टिकुलर लेक्चर में नक्षत्र का बहुत हमने डिस्कस किया था, जो हमारे आज में भी जिसके बारे में बहुत इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया गया, पुष्य नक्षत्र। तो उसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, हमने जो डिस्कस किया है। इसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस, जिसमें कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दे वर कॉम्प्रोमाइज्ड, और फीमेल जो थी शी हैड हाइपोथायराइडिज्म, और उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और मेल में भी द काउंट वाज लेस, स्पर्म काउंट। तो उसमें जब चिकित्सा की गई तो उसमें हमने तीनों तरह की चिकित्सा के जो टाइप्स आचार्य चरक ने बताए हैं, उन तीनों को हमने इनकॉर्पोरेट किया डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। और फिर हाँ डॉक्टर विकास जी, आगे मैडम। नहीं वो विरल भाई को पता नहीं कुछ ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। आप है ना दीपा मैडम का व्याख्यान शुरू करवा दीजिए। मैं अच्छा उनकी कोशिश करती हूँ तो उनका सेकंड रख लेंगे, है ना। पहले ठीक है। दीपा मैडम से ही शुरुआत कर लेते हैं। जी जी ठीक मैडम। है जी, ओके ओके, धन्यवाद। ओके धन्यवाद। तो हमारे साथ आज डॉक्टर दीपा मिश्रा हैं, जो आज की मुख्य वक्ता हैं। दीपा मैडम अभी प्रेजेंटली एचओडी एंड एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, दिव्य आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दिल्ली में कार्यरत हैं। मैडम ने अपनी बीएमएस ग्रेजुएशन स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से कंप्लीट की, और उसके बाद एमडी और पीएचडी ये दोनों ही डिग्रियां मैम ने आईएमएस बीएचयू से प्राप्त की हैं। मैडम को 23 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मैडम ने 21 से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में, और 34 से ज्यादा प्रेजेंटेशन डिफरेंट साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में मैम ने की हैं। अभी मैडम 3 पीयर रिव्यूड जर्नल्स की सब्जेक्ट रिव्यूअर भी हैं, और साथ साथ इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आयुर्वेद में इन्होंने मैम ने अपने डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, वो एम्स और आईडीएचएस सेंट्रल दिल्ली की गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं। इसके साथ 2 बुक्स मैम के द्वारा लिखी गई हैं। उसमें से पहले का टाइटल है प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटी एंड क्लिनिकल स्टडी ऑफ गर्भपाल रस इन प्रेगनेंसी, और दूसरी किताब का नाम है अ टेल ऑफ 9 मंथ्स जर्नी, 9 मंथ जर्नी। इसके साथ साथ मैम को बहुत अवार्ड्स और ऑनर से स्टेट और नेशनल लेवल पर डेकोरेट किया गया है, और शी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन आयुर्वेदिक एज आयुर्वेदिक एक्सपर्ट एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मैं डॉक्टर दीपा मिश्रा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के व्याख्यान में, और उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना टॉपिक से हमें परिभूत करें। डॉक्टर दीपा मिश्रा जी। थैंक यू डॉक्टर विकास। थैंक यू डॉक्टर विकास। गुड इवनिंग टू ऑल। और मैं अपने आप सभी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत धन्यवाद देती हूँ, और स्पेशली डॉक्टर हेतल दवे जिन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। थैंक यू। आज मैं कुछ स्टडीज इनफर्टिलिटी पर कुछ केस स्टडीज डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक्स किसी खास कारणों से उठाए हैं, कुछ केसेस उठाए हैं, तो उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। दिस इज केस नंबर 1। नेम इज मतलब नेम चेंज कर दिया गया है सुर। इनकी एज 32 इयर्स थी। ऑक्यूपेशन इसका टीचर था, और हस्बैंड का नाम एज 35 इयर्स थी, और ऑक्यूपेशन उनका भी वो प्राइवेट कंपनी में फर्म में काम करते थे। हिस्ट्री में इसका G1 P0 A1 L0 था। एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की हिस्ट्री थी। 1.5 मंथ जेस्टेशनल एज पे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया था। इट इज 1 ईयर बैक अराउंड। मेडिकल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इसकी 2-3 डेज, 24 to 28 डेज
और जब ये मेरे पास आई थी तो इसे स्कैंटी फ्लो हो रहा था और बहुत शॉर्ट साइकिल्स हो गई थी. इट इज रादर लेस देन 24 days. मैरिड लाइफ 6 years थी. और ये जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ था वो भी उसका आफ्टर ट्रीटमेंट ही, कहीं और इसने ट्रीटमेंट लिया था, उसके बाद इसको प्रेगनेंसी हुई थी आफ्टर 5 years ऑफ मैरिड लाइफ. एग्जामिनेशन हमने जनरल एग्जामिनेशन में देखा कि एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो जी मैडम. मैडम स्लाइड शो शेयर किया है क्या? मैम वो करवा रही हूँ मैं, है ना, करवा रही हूँ. हाँ जी. अच्छा अच्छा, ओके हाँ मैडम. हाँ ओके जी. ओके हाँ ओके जी, 1 मिनट बस, 1 आध मिनट में हो जाएगी जी. ओके ओके. जब ये सोर पेशेंट मेरे पास आई थी तो इसका ये बहुत परेशान थी और एज भी इसकी 30+ हो गई थी, इसलिए बहुत वरीड थी कि मैं कंसीव हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी. इसके बाद इसको इसने कहा कि मेरे को एम्स यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इसको प्रेगनेंसी के लिए कह दिया था, अब तो आप आईवीएफ वगैरह के लिए जाइए. आईयूआई भी ट्राई किए गए थे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी ट्राई किया गया, लेकिन इसको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले थे. मैडम स्लाइड शेयर हो तो मुझे प्लीज. हाँ जी मैम, बताती हूँ. हाँ जी, 1 मिनट. डॉक्टर दीक्षा, जी जी मैम. आप कर सको तो देखो, आप लैपटॉप से हो या मोबाइल से हो ज्वाइन? मैम अभी तो मोबाइल से हूँ पर मैं शेयर कर दूंगी. हाँ करो बेटा. हम्म. देखिए मैम शेयर हुई. यस 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 यस. ओके ओके, मैं 1 सेक में अपने आप को म्यूट कर लूँ फिर वापस. ये दिस इज केस नंबर 1. नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, दिस इज हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन डन. इन्वेस्टिगेशन, नो 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 प्लीज प्लीज. इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन सर. इन्वेस्टिगेशन सर, वाइफ के इन्वेस्टिगेशंस जो हमने किए थे उसमें क्योंकि हमें पूरी हिस्ट्री उसकी मालूम थी तो हमने एएमएच पर फोकस किया था. एएमएच उसका पहले का ही था, वो दैट इज 2.51, तो इट इज लो. अल्ट्रासाउंड में हमने देखा, अल्ट्रासाउंड में इसका यूट्रस नॉर्मल था, लेफ्ट ओवरी थोड़ी बल्की थी, लेफ्ट ओवरी थोड़ी बल्की थी, और ओवरऑल एंडोमेट्रियल थिकनेस वाज ओके. फिर हमने इसका एचएसजी की रिपोर्ट में इसकी 2017 की जो हमारी अवेलेबल थी उसमें देखा इसका राइट साइडेड फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक था फिम्ब्रियल एंड पे, और लेफ्ट साइड वाज ओके. हस्बैंड के सेमेन एनालिसिस वाज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें. तो हमने इसकी सप्रजा डायग्नोसिस बनाया और हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया. मंथ 1 उसमें उसका एलएमपी 3 सितंबर 2018 था. फर्स्ट मंथ में क्योंकि पेशेंट बहुत वरीड और एंजाइटी में था तो हमने उसको सुप्रजा चूर्ण ओरल ट्रीटमेंट हमने प्रेफर किया, क्योंकि कोई भी पेशेंट एकदम आते ही थोड़ा सा रिलेक्टेंट होता है फॉर प्रोसीजर्स. तो उसके क्योंकि वो टीचिंग प्रोफेशन में थे तो उसका टाइम का सेटिंग, वेकेशन एंड ऑल, तो इसकी वजह से हमने उसे ओरल ट्रीटमेंट पे दिया सुप्रजा चूर्ण. हमने ये अपने क्योंकि मेरे यहाँ पीजी नहीं है और मैं सिंगल फैकल्टी हूँ अभी तक, तो मैंने अपने इंटर्न से ही ये चूर्ण, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और ये चूर्ण हम लोगों ने
डिफरेंट क्लासिक्स में से देखकर ये चूर्ण का बनाया हमने, जिसमें कपिकच्चू, पुत्रजीवक, शिवलिंगी, शतावरी, कमलगट्टा ये इक्वल पार्ट्स में लिए, और इसका पिपली 1/4, इन सब का 1/4 पिपली लिया, सौंफ को इनसे डबल क्वांटिटी में, और इसमें हमने उससे भी डबल क्वांटिटी में खांड मिलाया। नेक्स्ट, मंथ 2 में, ये पूरे मंथ हमने उसे दिया था। मंथ सेकेंड मंथ में हमने उसका, जब उसका LMP आ गया 26 को, देखिए बहुत अर्ली LMP है इसका, फिर हमने इसको तब तक इसको काउंसल करके प्रोसीजर्स के लिए रेडी किया और दीपन पाचन पे रखा। थोड़े कुछ दिन के लिए 3-4 डेज के लिए चित्रकारी वटी दिया 1 TDS, और उसके बाद हमने इसको फर्स्ट मतलब डे 5 ऑफ मेंसेस से इसको प्रोसीजर शुरू कर दिया। अनुवासन वस्ती विद धन्वंतर तेल और आस्थापन वस्ती विद दशमूलपात, और इसको हमने डे 9 तक ये ऑल्टरनेट डे अनुवासन आस्थापन वस्ती दी। नेक्स्ट स्लाइड। देन मंथ 3 इसकी LMP 17 नवंबर थी, बहुत अर्ली आ गया था अगेन। फिर हमने इसको 23 नवंबर से 4th डे से ही इसको उत्तर बस्ती, 4th डे से नहीं, 6वें-7वें दिन से इसको उत्तर बस्ती शार तेल से दी, क्योंकि हमने ये फोकस ये देखा था कि HSG में इसकी एक साइड का ट्यूबल ब्लॉकेज आया था, तो चांसेस आर लेस, तो हमने सोचा दोनों ही अगर ओपन हो जाएं तो चांसेस आर मोर टू कंसीव। उत्तर बस्ती हमने शार तेल से और तिल तेल उसमें मिक्स करके हमने, क्योंकि हम 50-50% कहते हैं, प्योर शार तेल नहीं यूज करके इसको 50-50% यूज किया, और हमने 4 ml के अराउंड इसको बस्ती चली गई। फिर हमने 3 डेज इसी तरीके से शार तेल और तिल तेल का कॉम्बिनेशन दिया, और 4 ml के अराउंड बस्ती इसमें हर बार गई। ये मैंने पेशेंट को हमेशा समझाया, बिलीव इन योरसेल्फ, और काउंसलिंग उसकी प्रॉपर करते रहे। देन in November 2018 she conceived and blessed with baby boy on 29th of August 2019. ये जो मैंने आपको बताया कि ये काउंसलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये पेशेंट बहुत परेशान थी, और इसका ये कहना था कि मुझे जब एम्स में मना कर दिया गया तो आई कांट कंसीव, तो इसलिए काउंसलिंग और उसको सेल्फ बिलीव जो मैंने दिलाया उसके लिए ये बहुत, और इससे इसका मूड एलिवेशन ये हुआ। इसके बाद इसके पॉजिटिवनेस जो हमारे यहाँ बताया भी गई सोमनस से गर्भधारणा, तो वो इसको मिला, और उसके बाद ये प्रेगनेंसी हो गई। ट्रीटमेंट, अपार्ट ट्रीटमेंट जो हमने ट्रीटमेंट दिया, उसके अलावा जैसा अभी डॉक्टर विकास भी बता रहे थे कि 3 तरीके की चिकित्सा है, सत्वावजय भी है, तो हमने उस पर फोकस जरूर किया। केस 2, next slide please. Next slide please. This is case 2. Patient name is Vin, age is 28 years, husband age is 29 years. Previous slide please. Previous slide please. Obstetric history, इसकी ये ग्रेविडा 3 थी, और इसकी मल्टीपल अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री थी A3, ऑल स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, 5-6 वीक्स का, 6-7 वीक्स का अबॉर्शन ज्यादातर हुए थे, वेरी अर्ली अबॉर्शन। इसकी मैंस्ट्रुअल हिस्ट्री जब पेशेंट मेरे पास आई तो 3-4 डेज थी, 24 to 28 days, एंड फ्लो वाज नॉर्मल। दिस पेशेंट अगेन इज इन समथिंग लाइक शी इज इन डिप्रेशन, और ये बहुत ज्यादा वरीड थी कि जब भी मैं कंसीव करती हूँ तो मैं अबॉर्ट कर जाती हूँ, मैं कभी कंसीव आगे भी कभी कंसीव करूंगी तो मैं अबॉर्ट कर जाऊंगी। ये पेशेंट के मन में बहुत ज्यादा भय था। इसकी मैरिड लाइफ 3 years थी, और ये हाइपोथायराइडिज्म का नोन केस थी। शी इज टेकिंग थायरोक्सिन 50 माइक्रोग्राम, पल्स रेट, बीपी वाज ओके, पर एब्डोमिनल पी फाइंडिंग वाज ओके। हाँ, मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा इन्फेक्शन था, जिसके लिए वल्वोवेजिनाइटिस थी, जिसके लिए हमने ट्रीटमेंट इसको दे दिया था। डायग्नोसिस हुआ पुत्रग्नि योनि व्यापक।
इन्वेस्टिगेट हमने इसको किया, तो हम ये इन्वेस्टिगेशन से, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम मैं आगे कर रही हूँ अभी। नाउ इट इज ऑन ओरल ट्रीटमेंट, राइट? नो नो नो, इन्वेस्टिगेशन, केस टू, केस टू। ओके, तो दिस इज ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाइफ। यस 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 यस। ओके मैम। इन्वेस्टिगेशन में इसके ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टिगेशन ओके थे, लेकिन इसका टॉर्च इन्फेक्शन आया, जो इसने अभी तक इसके अबॉर्शंस हो रहे थे, किसी ने कराया नहीं था। तो हमने इसको टॉर्च टेस्ट कराया, जिसमें हमें इसे आईजीजी पॉजिटिव मिले थे, जिसमें से रुबेला पॉजिटिव था, और रुबेला इज इक्विवोकल, और सीएमवी साइटोमेगेलो वायरस इज पॉजिटिव। HIV और HBs AG TSH रेज था थोड़ा लेवल, अदरवाइज ऑल इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम इन्वेस्टिगेशन ऑफ हस्बैंड। दीक्षा स्लाइड शेयर नहीं हो रही है मुझे शायद। शो एक मिनट। शो नहीं हाँ हो रही, शो हाँ नहीं जी, हो अच्छा रही। अब आ गई, अब आ गई। जी जी ठीक है। हाँ यस, हस्बैंड इन्वेस्टिगेशन, यस यस यस। हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशंस में सेमेन एनालिसिस वो ओके, 75 मिलियन था, और प्रोग्रेशन मोटिलिटी भी नॉर्मल थी। नेक्स्ट स्लाइड। ओरल ट्रीटमेंट, क्योंकि पेशेंट का सीएमवी और रुबेला पॉजिटिव आया था, तो उसको ये लगा कि मेरे को ये इन्फेक्शन की वजह से ही रिकरेंट एबॉर्शंस हो रहे थे, तो मुझे कंसेप्शन अभी करना ही नहीं है। वो बिल्कुल इसके लिए रेडी नहीं थी। तो मैंने उसको तुलसी का 5-6 लीफ तुलसी मरीच 5-6 लिया, और गिलोय कांड 6 इंचेस को ये इसका डिकॉक्शन बना के उसे 3 मंथ्स के लिए प्रिस्क्राइब किया। और सुप्रजा चूर्ण, जो मैंने फर्स्ट केस में भी दिया था, इसे 5 ग्राम बीडी विद वाटर एडवाइस किया। और टॉर्चनल कैप्सूल्स आते हैं, उन्हें 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे फॉर 3 मंथ्स, एंड कैप्सूल सुजात 1 कैप्सूल बीडी फॉर 2 मंथ्स इसको दिया। दीज आर कंटेंट्स ऑफ कैप्सूल टॉर्चनल एंड कैप्सूल सुजात। मैंने इसे फर्स्ट मंथ में सुप्रजा चूर्ण दिया था, और फॉलोड बाय टॉर्चनल एंड सुजात कैप्सूल। नेक्स्ट स्लाइड। ये ट्रीटमेंट ओरल ट्रीटमेंट देने के बाद हमने इसका फर्स्ट मंथ में शोधन चिकित्सा में हमने इसको, जब इसका LMP हमें 2 May 2018 में मिला, तो हमने इसका ये उत्तर बस्ती देना शुरू किया इसको। वो मैंने उसको फलग्रत से दिया था, और उसका 3 to 3.5 ml तक जो फलग्रत था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, हो पाया था। नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड मंथ शोधन चिकित्सा में हमने अगेन उत्तरवस्ती उसको दिया, और सेम फलग्रत से दिया, और 3.5 ml तक इंट्रोड्यूस कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड मंथ में हमने उसे केवल ओरल ट्रीटमेंट पे ही रखा, और उसका काउंसलिंग की, क्योंकि वो कंसेप्शन के लिए रेडी ही नहीं थी। फिर मैं कहती कि जब तक मेरा ये टॉर्च इन्फेक्शन फिर करवाइए, फिर हमने अगेन करवाया, लेकिन वो ऑब्वियस है कि आईजीजी आपका पॉजिटिव आईजीजी लेवल रहेगा, लेकिन वो पहले से बढ़ा नहीं था। उसका लेवल जो है पहले से बढ़ा नहीं था। जब तक 4 फोल्ड इंक्रीज नहीं हो जाए, तो हम उसे आईजीजी लेवल 4 फोल्ड इंक्रीज नहीं होता, तो हम उसे पॉजिटिव मान के नहीं चलते। तो मैंने उसको बहुत काउंसलिंग किया, और उसको नेक्स्ट ये मैंने आपको स्माइली जो बना के दिया है, ये उसके हैप्पी मूड और ट्रस्ट फैक्टर ही बढ़ाने के लिए दिया था, क्योंकि वो इतनी रिलक्टेंट थी कंसेप्शन को लेके। तो मैं उसके हर प्रिस्क्रिप्शन पर स्माइली बना दी थी, जिसको उसने बाद में पॉजिटिवली मेरे को एक ऑडियो भी बना के दिया कि ये जो है मेरे को हेल्प किया फॉर द कंसेप्शन। फोर्थ मंथ में
हमने इसको अगेन अनुवासन वस्ती, निरूह वस्ती ऑल्टरनेटिवली दी with Dhanvantar Tel and Dashmul Kwat. She conceived in November 2018 after 4 months and blessed with baby boy in August 2019. Next. Case 3. Patient name is Son, age 35 years, occupation works in private company. She is also elderly, 30 plus थी, 35 years की एज थी, हस्बैंड 36 years के थे, वो भी प्राइवेट कंपनी में ही काम करते थे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. menstrual हिस्ट्री इसके वेरी शॉर्ट साइकिल्स, 18 to 22 days की साइकिल्स थी, फ्लो वाज नॉर्मल, नल्ली पैरा थी, मैरिड लाइफ इज 3 years, और दिस शी इज आल्सो नोन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड यूज्ड टू टेक थायरोक्सिन 25 microgram. Examination is normal, diagnosis अनापत्य. नेक्स्ट स्लाइड. इस पेशेंट को सोन को मैंने ओव्यूलेशन इंडक्शन, ये पहले से ऑलरेडी ले चुकी थी, ओव्यूलेशन इंडक्शन विद द हेल्प ऑफ लेट्राजोल, 3 साइकिल्स ले चुकी थी. LMP इसकी 6/8/2019 थी. फिर हमने इसका अल्ट्रासाउंड में इसको देखा कि लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट है, रेस्ट वाज नॉर्मल, यूट्रस वाज नॉर्मल, राइट ओवरी वाज नॉर्मल. और फिर 9th अगस्त को जो हमने इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया विद काशना गुगुल, अशोका रिस्ट. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, शमन चिक. फर्स्ट मंथ में मैंने इसको जो 5 सितंबर को इसको मेंसेस आया था, उसके बाद मैंने इसकी हर AMH इज आल्सो लो, रिपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, तो मैंने इसको लेप्टाडिन स्टार्ट किया जिसमें जीवंती और काम्बोजी है. पुष्प धनवरस स्टार्ट किया, इसको ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी. पुष्प धनवरस BID टैबलेट, ईव केयर BID और फलग्रत. वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं विजिट कर पाती थी, तो मैंने उसको ऐसी मेडिसिन पे रखा जो उसके आसपास भी अवेलेबिलिटी जिसकी हो गई, इसीलिए मुझे ये मेडिसिन जो है कंपनी से देनी पड़ी. फलग्रत इसको 10 ml OD विद हॉट मिल्क. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, मंथ 1 में जब इसको LMP 3rd of October को आ गया था, तब मैंने इसको 7th, 8th, 9th एंड 10th डे ऑफ मेंसेस, 7th डे पे मैंने इसका हाइड्रोट्यूबेशन किया. हाइड्रोट्यूबेशन एक्चुअली ये ट्यूब टेस्ट करने के लिए मैं करती हूँ किसी किसी पेशेंट्स में, ताकि जिससे हमें एक तो वहां पर स्टेरिलाइजेशन जब हम डालेंगे तो पेशेंट की हमें ट्यूबल पेटेंसी पता चल जाएगी. इसमें हम एक एंटीबायोटिक और नॉर्मल जो डिस्टिल वाटर है उसको सॉल्यूशन बना के इसमें डाल देते हैं, जस्ट लाइक जैसे HSG किया जाता है. HSG में आप कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, लेकिन इसमें डिस्टिल वाटर में एंटीबायोटिक मिक्स करके सॉल्यूशन डाल देते हैं. और मैं ये कोशिश करती हूँ उत्तर बस्ती के पहले ये प्रोसीजर एक बार कर दूं. इसमें मुझे पता चला कि ट्यूब्स मुझे लाइकली टू बी पॉजिटिव पेटेंट थी, और फिर हमने फलग्रत से इसकी 8th, 9th एंड 10th डे उत्तर बस्ती की फर्स्ट डे 3 ml गया था, फिर नेक्स्ट 2 days 4 ml ऑयल इंट्रोड्यूस कर पाए थे. और उत्तर बस्ती के हर प्रोसीजर के उत्तर बस्ती के पहले मैं अभ्यंग और स्वेदन लोअर एब्डोमेन में दिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हमने देखा कि इसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छी 10 mm तक बढ़ी थी, लेकिन इसका 12th डे ऑफ मेंसेस पर इसको हेमरेजिक फॉलिकल ओवरी, राइट ओवरी में मिल रहा था. तो ये पेशेंट भी बहुत डिप्रेस्ड हो गई कि मुझे पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब भी कोई लेट्राजोल खाने के बाद भी मुझे कोई ये करवाते थे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, तो हेमरेजिक सिस्ट अगेन एंड अगेन उसको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में मिलता था. मंथ 2 में जब इसको 1 नवंबर को मेंसेस आया, तब हमने इसे दीपन पाचन चित्रकादी वटी से 3 days के लिए दिया, और उसके बाद इसको हमने 5th डे से मात्रा बस्ती शुरू की धानवंतर तेल से 60 ml. इसको गैस, फ्लैचुलेंस, ये भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, तो हमने इसकी मात्रा बस्ती शुरू की. डे 12 तक हम इसे देते रहे, और इन बिटवीन दिस पेशेंट को योनि शोध भी हुआ, जिसके लिए हमने इसको ट्रीट भी किया.
फिर नेक्स्ट में इसको 24 नवंबर को आ गया मेंसेस, और जिसमें हमने फिर देखा इसको हेमरेजिक सिस्ट बन गया था। नेक्स्ट स्लाइड। मंथ 3, नेक्स्ट स्लाइड। मंथ 3 फिर हम इसको, फिर 24 नवंबर को मेंसेस आया, तब हमने इसकी प्रोसीजर उत्तर बस्ती और पिचु धारण करवाया। उत्तर बस्ती विद शतावरी तैल और पिचु धारण हमने फलकृत से करवाया। और उत्तर बस्ती के पहले अभ्यंग स्वेदन जो नॉर्मल प्रोसीजर प्रोटोकॉल है वो करते थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हस्बैंड को भी हमने जो टेस्ट कराया था उसमें हमें ओलिगोस्पर्मिया डिटेक्ट हुआ, जिसके लिए हमने उसे पथ्य उड़द की पायसम, शिगरू ये सब दिया। अश्वगंधा चूर्ण, ये एक कॉम्बिनेशन बना के अश्वगंधा चूर्ण, कपिकच्चू चूर्ण, शतावरी, श्वेत मुचली चूर्ण और विदारिकन चूर्ण, इनको इक्वल अमाउंट में मिला के 3 ग्राम बीडी विद मिल्क। चंद्रप्रभावती साथ में दिया 1 TDS, शिला प्रवंग 1 BD एंड कैप्सूल लाइकोपीन इसमें साथ में दिया था फॉर 2 months। नेक्स्ट स्लाइड। पेशेंट क्योंकि दोनों ही वर्किंग थे तो उनको मैंने इसमें पेशेंट को के हस्बैंड को हमेशा मैं बुलाती थी, क्योंकि वर्किंग थे दोनों, टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पाते थे उस, तो हमने ये भी पूछना बड़ा जरूरी होता है कि कितने टाइम वो साथ में रहते हैं, कितने टाइम वर्किंग में रहते हैं। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को किया, उनके हैप्पी मूड के लिए उन्हें प्रमोट किया, और हस्बैंड को हर काउंसलिंग में बुला के, क्योंकि वो हस्बैंड का पार्टिसिपेशन बहुत मस्ट है। उसकी फिर 21st 12th को LNP थी, फिर 15th जनवरी को आई, और यूपीटी पॉजिटिव इन द कोविड टाइम वी डिटेक्ट यूपीटी पॉजिटिव हो गया उसका 16th Feb को। और कोविड टाइम में भी वो, क्योंकि हमारे यहाँ कोविड सेंटर बन गया था, तो वो टेलीफोनिकली आती रही, और लास्ट मंथ 8th 9th मंथ में भी वो मेरे पास आई कि बस आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि पेशेंट का ट्रस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो और उसने फिर उसका बेबी बॉय हुआ, बाय सिजेरियन सेक्शन हुआ, 3.3 kg का बेबी हुआ उसको 16th October 2020 को। तो मैंने आपको हर स्लाइड, हर केस के बाद ये बताया कि जैसे फर्स्ट केस में मैंने बताया आपको कि बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस कम रहे, पेशेंट को हम काउंसलिंग पे इम्पोर्टेंस दी। सेकंड केस में मैंने आपको बताया कि मैंने उसको हैप्पी मूड, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में थी, सेकंड केस बिन जो लड़की थी, तो मैंने उसको हमेशा स्माइली बना के दिया। थर्ड केस में हस्बैंड का पार्टिसिपेशन, क्योंकि हस्बैंड अपना वर्क में इतना ज्यादा बिजी रहता था तो वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करता। थर्ड केस में वो चीज पे ध्यान दिया। तो ये मेरा कहना था तीनों केसेस में कि अगर हम उसका हम वो पार्ट तो ट्रीट करते हैं जो से फिजिकल प्रॉब्लम्स है, या हमें एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम्स पता चली, लेकिन हम अगर इस पार्ट को भी बहुत ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, तो हमें ये है टुडेज मल्टीटास्किंग वुमेन। वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, सोशल स्ट्रेस होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, और घर का तो घर का प्रेशर भी होता है। तो इससे सारे जो लेडी है वो इतने सारे टास्क में इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ यजुर्वेद, ऋग्वेद में भी इस पे, सामवेद में भी, सामवेद में म्यूजिक थेरेपी से बताया गया है कि इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आहार विहार से आप प्रेग्नेंट वुमेन का उस पर क्या असर पड़ता है, ये सारी डिटेल हमारे वैदिक टाइम से चले आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आयुर्वेद ने हमेशा मन पर फोकस किया है, जो आप इनसे समझ सकते हैं। समदोषा समग्निश सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना सत्वात्मा शरीरम च बेबेत, त्रिदंड बताए गए हैं। तो जैसा मन होगा वैसा शरीर होगा, जैसा शरीर होगा वैसा मन होगा, दोनों एक दूसरे को इतना प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कपल के जो है पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, एंथुजियास्टिक आउटलुक होना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने कहा है द माइंड ऑफ द फीटस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ इट्स पेरेंट्स प्रायर टू एंड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कंसेप्शन।
इसीलिए जो मंत्र का उच्चारण बताया गया है, क्योंकि पेरेंट्स दोनों, हस्बैंड वाइफ इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों को ही जैसे कोइटस के पहले कुछ मंत्र बताए हैं वो उच्चारण करें। साइकिक कंपोनेंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, हाँ, ये पॉजिटिव हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड सोमनस से बहुत जरूरी है, तो हमने हर केस में इस पर फोकस करना ही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। To change your body, you must first change your mind. Every thought that crosses our mind or every word we utter signal the body accordingly, and the body respond by manifesting those thoughts. और ये जो माइंड बॉडी इफेक्ट है, ये इस सारी प्रॉब्लम्स को भी, जो साइकोजेनिक भी है और सोमैटिक भी है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, अस्थमा, मॉडरेट हाइपरटेंशन तक में ये काम करता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स पे भी। तो हमारा पर्पस है रिलीज योर हैप्पी हॉर्मोन्स। जो हैप्पी हॉर्मोन्स सब लोग जानते हैं कि सेरोटोनिन है, उसके लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं मन में, सनलाइट में एक्सपोज करना है, ये हमारा पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ होना चाहिए, और एक्सरसाइज एट लो इंटेंसिटी टू इंक्रीज सेरोटोनिन लेवल। नेक्स्ट स्लाइड। एंड अगेन ये प्लेजर हार्मोन है, डोपामिन को इंक्रीज करने के लिए आप सेट योर मंथली टारगेट्स, मंथली या डेली टारगेट्स बनाइए, जिससे डोपामिन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और एक्सरसाइज भी करें तो विद एन ऑब्जेक्टिव, आई विल रिड्यूस माय वेट बाय इतना डेज, बाय इतना मंथ्स, तो कोई भी टारगेट बना के एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, रिलीज योर हैप्पी हार्मोन्स, अगेन लव हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन को लेके इवन अ हग वर्क्स, तो मसाज है, हग है, ये फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, तो इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो स्ट्रेस जो हमारे स्ट्रेस को रिलीव करता है। एंडोर्फिन्स, ये भी एक्सरसाइज अगर रिग्रेसली करें तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी फूड लेने से भी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और जो पेन्स को भी, ये दीज आर नेचुरल पेन किलर्स, और ये पेन को भी कम करते हैं। तो जो पेशेंट्स लगातार अपने वर्क प्रोफेशन में ऑक्यूपाइड रहते हैं, और उनको इवनिंग बाय इवनिंग नाइट तक उन्हें इतने पेन्स होते हैं, अगर वो अपने आप को इनसे, स्ट्रेस बस्टर्स से इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो रात को थक के सो जाएंगे, नॉर्मल जो क्रिया होनी चाहिए, कोइटस है, वो हो नहीं पाएगी, और वो डेज निकल जाएंगे जो फ्रूटफुल डेज हैं। इसलिए पेशेंट को काउंसिल करते हुए, उन्हें ये सब मेथड्स बताते हुए हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने की सलाह देनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर दीपा। थैंक यू। I hope everybody will be happy to see how happy hormones work while treating such cases of infertility. Ma'am, we have some queries. Can we? Yes. हाँ डॉक्टर विकास, पहले डॉक्टर वीरल भाई का करवा लीजिए, है ना, एंड में लेंगे क्वेरीज। हाँ जी, हाँ जी, ओके, ठीक है, हाँ ठीक है जी। मैम। डॉक्टर दीपा आप बाद में करते हैं। मैं एक मिनट, दीपा मैम, आप बिजी तो नहीं है, वरना पहले भी ले सकते हैं, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। हाँ मैडम, मुझे थोड़ा सा निकलना था। अच्छा, कोई तो नहीं, अगर चलो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, फिर पहले ले लीजिए। अगर मैसेज आए हुए हो तो मैं उन पर रिप्लाई कर दूं, अगर होगा तो। हाँ, चैट बॉक्स में है, मगर वो जैसे आप अगर कंप्यूटर में है ना तो पढ़ पाएंगे, अगर लैपटॉप, अच्छा, हाँ लैपटॉप। नहीं, मैं इस पर ही हूँ, मेरे मोबाइल पे आ अच्छा, रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो आप पढ़ पाएंगे वो क्वेश्चन? हाँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली थोड़ा सा निकलना ठीक है है, आउट हाँ, ऑफ नहीं, पहले कर स्टेशन। लीजिए मैडम, कोई बात नहीं, मुझे अभी बाद में ध्यान आया, मैंने पहले बोल दिया, मैंने हाँ सोचा हाँ कि हाँ जी, नहीं, आप कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। डॉक्टर विकास, आप कहते जाइए, या मैडम भी पढ़ के कह सकती है, जैसे भी आपको ठीक रहे मैम। जी जी मैम। जी, डॉक्टर साहब बताइए। कैसा रहेगा? नहीं, क्योंकि सबको मैसेज मिल जाएगा, मैं उस पर वो दे देती हूँ, मैं चैट हाँ बॉक्स जी, पे जाके। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे मैडम? हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है।
मैम ज्यादा क्वेश्चन है, अगर जैसे जल्दी जल्दी बोल देंगे ना तो ही अच्छा रहेगा। बताइए हाँ जी, हाँ जी, बताइए। क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा टाइपिंग का, है ना। हाँ जी बताइए। हाँ विकास जी आप पढ़ दीजिए। हाँ ठीक है। मैडम एक क्वेश्चन है, कांट वी गो विद प्योर शार्क टेल फॉर उत्तर बस्ती इन केस ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज? जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता था कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम करना शार्क तेल की, क्योंकि हम यूट्रस की म्यूकोजा को एंडोमेट्रियम में जा रहे हैं। फेलोपियन ट्यूब्स इज अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, इनर लाइनिंग, तो मुझे लगा कि हमें इसमें तिल तेल मिला लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ल्यूमेन फेलोपियन ट्यूब की इतनी पतली होती है, इतना छोटी ल्यूमेन होती है कि अगर वहां पर कहीं भी इरोड होगा तो हम उसको बढ़ा देंगे। दैट्स व्हाई आई यूज मिक्सचर ऑफ क्षार तेल एंड तिल तेल। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेरी है, कैप्सूल टॉर्चनिल किस ब्रांड का आता है एंड इज इट इजीली अवेलेबल? हाँ इजीली अवेलेबल है, लेकिन पेशेंट ने तो बाय कोरियर मंगाया था लखनऊ से। आई कैन शेयर दैट एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों में कांचनार गुगलू ही देते हैं या डिफरेंट ट्रीटमेंट भी हो सकता है? डिफरेंट ट्रीटमेंट तो होगा, क्योंकि हमें तो देखिए मेटाबॉलिक रेट एक में बढ़ता है एक में कम होता है, तो हमें तो डिफरेंट ही ट्रीटमेंट। काशनर गुगुल एक ग्रंथि के लिए मेडिसिन हो सकती है, लेकिन हमें मेटाबॉलिज्म को ठीक करना होगा ना, तो एक में तो बढ़ रहा है एक में कम हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होगा। एंड दैट इज क्वेश्चन फॉर काय चिकित्सक। अच्छा मैम एक क्वेरी और है, विच क्षार ऑयल डिड यू प्रेफर? कौन सा क्षार ऑयल आपने प्रेफर किया? हमारा तो एक कर्ण रोग अधिकार में था, वो वाला तेल यूज किया था। और एक क्वेरी और है मैडम, व्हाइल ट्रीटिंग डिड यू सजेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन यूज? वाइल ट्रीटिंग Contraception. While treating, did you suggest contraception use? contraception while treating these infertility cases? Yes. हाँ, जैसे मैंने आपको सेकंड केस में बताया था कि उसका टॉर्च पॉजिटिव था, तो जब तक हमने उसको ट्रीटमेंट दिया था तो हमने उसे डेज बताए थे कि व्हेन टू कांटेक्ट और नॉट व्हेन नॉट टू कांटेक्ट, और उसके अलावा कॉन्डोम। ओके नेक्स्ट क्वेरी है मैडम, कैप्सूल सुजत के रिगार्डिंग बता दीजिए, मींस रेफरेंस एंड साइकिल के किस दिन से स्टार्ट करना है? एक्चुअली सुजात कैप्सूल तो आप फर्टिलिटी के लिए भी देते हैं, फर्टिलिटी के लिए भी, और प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं सुजात कैप्सूल। और ये कैप्सूल हमें टॉर्चनिल के साथ ही मिले थे, जो उसने कोरियर से मंगाए थे। हाँ, बाय ऑनलाइन मंगाए थे उस, तो ये सुजात कैप्सूल उसी के साथ मिले थे, सेम एड्रेस है, आई विल शेयर। और आपने पुष्प धनवा रस किस डे ऑफ साइकिल से स्टार्ट किया? पुष्प धनवा फर्स्ट डे ऑफ साइकिल से, वेरी फर्स्ट डे ऑफ साइकिल, यस। और एक क्वेरी है, हाउ वी विल इंटरप्रेट रिजल्ट्स बाय हाइड्रोट्यूबेशन? जब हाइड्रोट्यूबेशन किया तो एक्चुअली जब आप मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर जिसने HSG का एक्सपीरियंस होगा तो 20 ml लेते हैं HSG में भी। तो इसमें हम 20 ml फ्लूइड जब हम लेंगे, वो इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, अगर ट्यूब्स आर पेटेंट तो वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा। तो आपको प्रेशर फील होगा, प्रेशर कम फील हो रहा है कि ज्यादा फील हो रहा है। और अगर पेटेंट नहीं होंगी, इफ ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, तो वो सारा वापस आ जाएगा। और हाँ, जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ट्यूब्स थोड़ी डिस्टेंडेड होती है, तो वो पेन भी फील होता है पेशेंट को। पेशेंट को उस साइड पे एडिनेक्सल साइड पे पेन भी फील होता है। ओके मैम, एक क्वेरी और है, हाँ जी। कैप्सूल ये टॉर्चनिल एक्ट्स ऑन रूबेला और टॉक्सोप्लाज्मोसिस रूबेला और हर्पीज?
टॉर्शनल कैप्सूल देखिए, ये जो कंपनी है ये सभी के लिए कहती है, लेकिन इसमें कुछ और ये फर्टिलिटी पे भी वर्क करता है, और ये सभी के लिए कहते हैं, सारे टॉर्च इन्फेक्शंस के लिए टॉर्शनल, सभी टॉर्च के जो भी हैं इन्फेक्शन उनके लिए करते। लेकिन चूंकि हमारा इसमें रुबेला और सीएमवी था, तो मैंने एंटीवायरल इसीलिए तुलसी पत्र दिया। और काली मिर्च से क्या होता है, काली मिर्च जस्ट एक्ट लाइक ये ब्लड थिनर के लिए काम करती है। प्रमाथी है ना, तो वो माइक जैसे एस्पिरिन काम करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब ज्यादा सर्कुलेशन चाहिए होता है तो फर्स्ट 3 मंथ में एलोपैथिक डॉक्टर्स भी एस्पिरिन ऐड कर देते हैं, ताकि बेबी फीटस को ब्लड अच्छी तरीके से वो यूट्रस के थ्रू मिलता रहे। तो ये सोचते हुए मैंने काली मिर्च भी ऐड की थी। I hope queries are answered. Thank you, Deepa. Madam, आपका इतना precious time we have taken and you have answered almost every question. And Thank you. we are blessed to have your lecture, ma'am. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू सर, थैंक यू हेतल मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर बहुत बहुत विकास। धन्यवाद मैडम विश्वामित्र परिषद की ओर से। Thank और you. आपने इतने बिजी शेड्यूल में, सुबह लगातार मीटिंग थी तो भी आप आए हमारे निवेदन पर, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और डेफिनेटली हम आयुर्वेद चिकित्सा को जो जनमानस में और स्टूडेंट्स के बीच में ऊपर उठाना चाहते हैं, तो मैडम जरूर बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे और बहुत सारे और पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। Thank you, ma'am. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एकल द्रव्य की नॉलेज के में हमारे साथ हैं वैद्य विरल भाई शाह। वैद्य विरल भाई शाह। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्कार सर। विकास जी। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ नमस्कार तो सभी वैद्य शाह, सभी अध्यापक गण, जी सभी विद्यार्थी मित्रों, हमने हाँ जी 14 दिन पहले आए वो तज का दालचीनी का चालू किया था, पूरा मैंने कुछ बताए थे। तो ये तज के बारे में हमारे निघंटु में और हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छा लिखा गया है, और उसको लघु उष्ण कटुक स्वादु तिक्त रुक्षु से अच्छे गुण बताए गए। हृदय रोग, बस्ती रोग और कृमि, पीनस और बहुत सारे रोगों में बताया गया है। और अग्निमांद्य और उसको आक्षेपनाशक भी ऐसे ग्रंथों में बताया गया है। तो जहां जहां उष्ण तीक्ष्ण गुणों की आवश्यकता होती है वहां पे तज अवश्य देना चाहिए। जैसे हृदय रोग में उष्ण तीक्ष्ण गुण की आवश्यकता रहती है, वात रहती है, कैंसर में भी रहती है, कफ प्रधान व्याधि में रहती है। तो मेरे पास ये जो मैंने लास्ट टाइम आमलकी का बताया था कि आपने कभी अमृत को देखा है ना, सचमुच में अमृत को देखा है, तो ये देसी आंवला होता है, देसी आंवला होता है, तो उसका जो मैंने बनाया था, उसका जो पिंगल कृष्णप्राश भगवान शनिदेव की औषधि है, तो उस समय मैंने पैक नहीं किया था, अभी ये पैक है और उसका बेहतरीन औषधि आ रहा है। उसका तज ये उसका माध्यम है, ये उसका माध्यम है, और इसी माध्यम से तज को सेवन किया जाए। तज बहुत उष्ण द्रव्य है और उसको 16 गुना और 32 गुना शर्करा के साथ मिलाकर तालिसा चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण ऐसे बनाया गया है। तो ये से आंवला का प्राश बनाई, ये पिंगल कृष्ण प्राश आंवला बना हुआ है, उसमें सर्व किया के यूज के लिए बनाया है। तो ये मान लो किसी 25-26 साल की लड़की है, उसको मेंस्ट्रुएशन डिले हो गया है, आप देखिए अंशांश कल्पना से देखे तो शीत गुण की अंशांश कल्पना है, साथ में प्रतिशय भी है। तो पहले 4 दिन वो विश्वादी जल और जो भी प्रतिशय की वो ट्रीटमेंट दिया, फिर बाद में तज का प्रयोग कराया। तो तज का प्रयोग ये पिंगल कृष्ण प्राश से कराया है। तो 4-5 दिन करेंगे तो मेंस्ट्रुएशन आना चालू हो जाएगा। वैसे आमतौर पे हम रज प्रवर्तनी वटी और कन्यालो आदि वटी देते हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं रहती। तो इस तरह से उसका एक प्रयोग हो जाता है। एक
अतिसार का, क्रॉनिक अतिसार का भी क्रॉनिक अतिसार था। तो मैं उसको थोड़ा पथ्य पालन में भी इतना 60-70% पथ्य हो रहा था, लेकिन ज्यादा पानी, अम्बू पान, ज्यादा पानी पीना वो बंद नहीं हो रहा था, चाय कॉफी पीना बंद नहीं हो रहा था, और भी जो चावल का जीर्ण अतिसार है तो उसमें वो कोलाइटिस की बीमारी और कुछ वनस्पतियां मिला देते हैं, दारू हृदरा भी मिला सकते हैं, फिर उसकी पूजा कर देते हैं। तो ये रोटी जो इंद्रावती को आप देते हैं तो वो भी देना है, और कुछ गनवटी भी देना है, और साथ में ये देना दिए। तो जो मल प्रवृत्ति होती थी, तो जो द्रव मल प्रवृत्ति धीमे धीमे बल का जो उसका द्रव गुण है उसका शोषण होने लगा और थोड़ा सा सॉलिड होने लगा। तो इस तरह से क्रॉनिक अतिसार में भी इस तरह से अच्छी तरह काम करता है। और जिनको अभी ये कोरोना हो गया है तो उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है तज की चिकित्सा। तज एक अच्छा द्रव्य है, उसमें भी ये पिंगल कृष्णप्राश, उसको दवाई के रूप में सुबह 6 बजे ले लीजिए 3-4 चम्मच, उसके साथ ये पावक आदि चूर्ण तज से बना वो ले लीजिए। और फिर खाने में पहले 1-2 दिन आप पकाओ मूंग है, मूंग का पानी है, मूंग की दाल को 10 मिनट भिगोकर उसका बिना फर्मेंटेशन का ढोकला है, ऐसा खाने का है। और 1-2 दिन के बाद उसको फिर रोटी पर उसकी दूसरे के अनुसार उसको हम दे सकते हैं। तो इस तरह से देने से भी उसको बेहतरीन इम्यूनिटी मिलती है, और जो उसकी क्षुधा अच्छी और सारे जो मेटाबॉलिक मैनिफेस्टेशन है सब अच्छे इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। तो इसमें भी एक अच्छी काम करता है। और ये उरसुल में भी बहुत अच्छा है। उरसुल हाइपरटेंशन साथ में है, तो उसमें भी तज का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप पिंगल कृष्णप्राश या आंवले की आंवले से बनाए तो उसमें देने से उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो वैसे भी ये थोड़े दिन के बाद, शुरू में थोड़े दिन के बाद जो तिकस वाले को हाथ देने, उसके बाद ये तज का प्रयोग इस तरह से अग्नि को देखकर हम कर सकते हैं। तो ये तज को उपयोग करने के लिए उसके साथ शर्करा मिलानी पड़ती है, और इस तरह से आम्लकी और शर्करा के साथ लेने से कोई अल्सरेशन नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी अल्सरेशन नहीं होता है, कहीं जियाट्रिक में कहीं ब्लीडिंग नहीं होता है। अच्छा एक माध्यम रहता है। तो बहुत सारे जो क्लेबिया में भी ये बहुत अच्छा तज काम करता है, क्योंकि उसमें भी एक संप्राप्ति हमेशा धातु स्मरणा चैत राजक्ष्म प्रवर्तित है, वो जो संप्राप्ति है वो अनेक रूप में काम आती है। वंध्यत्व में भी ये काम आता है। ओव्यूलेशन कराने के लिए इस तरह से तज का उपयोग शीत की जहां भी अंश कल्पना है तो उसमें हम दे सकते हैं। एक्सटर्नल यूज में भी हम दे सकते हैं, में भी उसका लेप करने के लिए जहां भी उष्ण तीक्ष्ण गुण की आवश्यकता है, जैसे अर्क का ऑइंटमेंट लेते हैं, स्नोई का ऑइंटमेंट लेते हैं ट्यूमर को फाड़ने के लिए। इस तरह से तज को भी एक्सटर्नली हम बना सकते हैं। एक तज को यूज करने के लिए और अच्छा माध्यम है, एक और अच्छा माध्यम है ये शक्करकंद, आइपोमिया बटाटा। ये आइपोमिया बटाटा ये जो है उसका जो लेटिन नाम कॉर्नोलिस फैमिली का है, और जो शिवरात्रि के दिन खाते हैं उसको जो पक जाता है तो इस तरह से पका हुआ बन जाता है, तो उसका सीरा बनाकर भी हम खा सकते हैं। तो उसमें भी हम तज मिलाकर फिर उसका यूज कर सकते हैं। आजकल क्या है, जो शक्करकंद है उसके बारे में वो बल्य है वृक्ष, कुछ हमारे द्रव्य गुण के विद्वानों ने उसको कहा है, उसका डिटेल में वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कन्वोल्यूसिव फैमिली का है। कन्वोल्यूसिव फैमिली के बहुत सारे द्रव्य बहुत अच्छा काम में आते हैं। तो ये जो शक्करकंद है अभी उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है। वो कैंसर प्रोटेक्टिव है, हाई ब्लड प्रेशर में उपयोगी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, और वो आई हेल्थ के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, और उसके बहुत फायदे माने गए। तो तज को यूज करने के लिए जैसे हम ऐसे पिंगल कृष्णप्राश के साथ करते हैं, ऐसे ही उसका जो पावक आदि चूर्ण बनाकर इसमें भी कर सकते हैं। उसका सीरा जैसे शिवरात्रि के दिन हम बनाते हैं, वैसे भी एकादशी के दिन, पूनम के दिन जब व्रत होता है तो उस शक्करकंद का यूज करते हैं, सुंगाटक का यूज करते हैं, राजग्राम मुरैया का यूज करते हैं। तो ये इस तरह से शक्करकंद उसमें काम आता है।
तो शकरकंद के साथ इस तरह से तज का प्रयोग करना चाहिए, तो इससे तज नुकसान नहीं करता है। अभी गर्मी आ रही है तो गर्मी में भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे भी शीत गुण की अंशांश कल्पना है, बहुत जो धात्वक कमजोर है, तो ऐसे ऐसे रोगों में जो गंभीर रोगों है जहाँ पे बल्ला तक की आवश्यकता है, वैसे पॉइजनस प्लांट की आवश्यकता है, तो उसमें भी उसके उसके बने ये तज का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। ये तज का जो प्रयोग है, तज ये स्वीट पोटैटो है, तो उसमें विटामिन भी बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम मॉडर्न में मिला है। मॉडर्न में इस बहुत सारे रिसर्च। अच्छा, और ये जो तज है, तज का एक उपयोग ये नवग्रह की शांति में भी होता है। जैसे वैष्णव लोग रोज सामग्री बनाते हैं, रोज नई नई सामग्री बनाते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की मिठाई बनाते, तो उसमें देवता को प्रसन्न करने के लिए भी तज और एला डालना जरूरी हो। जैसे आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को की सामग्री बनाई जाती है, जैसे अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए कोई मिठाई बनाई जाती है, जैसे सीरा बनाया जाता है या खीर बनाई जाती है, तो उसको बनने के उसमें एला डालना और तज डालना होता है। और जैसे कल शनिवार को दिन उड़द की दाल की सामग्री बनाई जाती है, तो उसके बनने के बाद भी उसमें तज और एला जरूरी है। और जैसे रविवार को दिन है तो रविवार को दिन अरहर की दाल और गेहूं का आटा मिलाकर सामग्री बनाई जाती है, तो ये जो मिठाई बनती है, जो स्वीट बनती है, तो उसमें अंत में तज और एला डालना जरूरी होता है। और से सोमवार है तो सोमवार में चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए खीर बनाई जाती है, तो खीर बनने के बाद भी चंद्रदेव को पहले विष्णु भगवान को खीर की सामग्री दी जाती है, फिर चंद्र भगवान को दी जाती, तो उसमें भी डालने के लिए तज और एला जरूरी है। मंगलवार को जैसे गेहूं की और गुड़ की सामग्री बनाई जाती है, उसमें बनने के बाद भी तज एला बनाया जाता है। बुधवार के दिन बुध ग्रह को और राहु देव को प्रसन्न करने के लिए बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मूंग की दाल की सामग्री बनाई जाती है, तो उसमें भी अंत में डाला जाता है। और काले तिल की सामग्री राहु देव को प्रसन्न करने के लिए बनाई जाती है, उसमें भी डाला जाता है। और गुरुवार को बृहस्पति देव को चने की दाल की सामग्री बनाई जाती है, उसमें भी जो भी मिठाई बनती है तो उसमें तज एला डाला जाता है। और काले तिल की सामग्री भी केतु देव के लिए बनाई जाती है, उसमें भी तज और एला बनाए, क्योंकि तज और एला डालने से ग्रह नक्षत्र देवता प्रसन्न होते हैं। कई लोग नाम पहनते हैं और बहुत सारी चीज पहनते हैं, लेकिन ग्रह का फल तभी मिलता है जब उनको इस तरह का तर्पण सामग्री बनाकर हम तर्पण करते हैं, तो इस तरह से बनता है। तो ये तज के फायदे बहुत हैं, और तज का ये उपयोग इस तरह से आमलकी के माध्यम से भी करना चाहिए और ये शंख के माध्यम से भी करना चाहिए। और तज के इतने बेनिफिट्स हैं और अपार आप बहुत सारे रोगों में उसमें काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में, आजकल के बीमारी में कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मुझे पूछना। हाँ जी। धन्यवाद डॉक्टर वैद्य विरल शाह जी। सर एक क्वेरी है, क्वेश्चन। बोलो। इस पिंगल कृष्ण प्राश के लेपन किन मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव हो सकता है? नहीं, आपका कहना क्या है? पिंगल कृष्ण प्राश का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ऐसा इन्होंने पूछा है। इस पिंगल कृष्ण प्राश का लेपन किन मेडिसिन? नहीं, उसका लेपन नहीं, वो तो वो पिंगल कृष्ण प्राश का लेपन नहीं होता है, उसका तो खाने के लिए उपयोग होता है। वो तो जैसे हम चौखाते ऐसे ही आमले का प्राश है। और वर्तमान में जो च्यवनप्राश मिलते हैं उसमें मसाले बहुत डाले जाते हैं और उसमें शक्कर डाली जाती है, तो शक्कर नहीं, शर्करा डालनी चाहिए और मिनिमम डाल के इस तरह से बनाया गया है पिंगल कृष्ण। वो तो अवले है, जैसे खाने की चीज है, तो ये उसमें आंवला की अच्छी देसी आंवला का आंवला से बनाया जाता है। आप फार्म में जाइए, अच्छी क्वालिटी का देसी आंवला। अभी देसी आंवला की सीजन जाने आई है, अभी 10-15 दिन के बाद आपको देसी आंवला मिलेगा नहीं, अब बिल्कुल कम होने लगेंगे फार्म में। अभी मैं कल ही जाकर आया, बहुत कम होने लगे, तो उससे बनाया गया चीज है। तो उसके साथ तज उपयोग करने से कोई तज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।
कोई उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य बहुत सारी बीमारी में उष्ण तीक्ष्ण गुण की आवश्यकता है, तो उसके साथ इसके लिए उपयोग करना है। कोई एक्सटर्नल यूज हमने नहीं किया है। वैसे आंवले की ये कोई नुकसान तो करता नहीं, आपको एक्सटर्नल यूज करना है तो अभी इस माध्यम से कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कई ट्यूमर है, ट्यूमर को डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है, या कोई एक्नी वल्गरिस है और यौवन पीढ़ी का, उसको तोड़ना है, तो उसमें माध्यम से तज का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो एक्सटर्नल यूज में हम अर्क का जैसे उपयोग करते हैं, तज का उपयोग कर सकते हैं। जी वैद्य जी, एक प्रश्न और है। पिंगल कृष्ण प्राश के कंटेंट, हाँ, इनके कंटेंट्स एक बार दोबारा बता दीजिए। पिंगल कृष्ण प्राश में ऐसा कुछ नहीं, ये तो एक प्रकार का आंवला का एक प्रकार का प्राश ही है, जैसा ही है, मुरब्बा जैसा ही। लेकिन इस तरह से इसे 10 मूल क्वाथ में आप आंवले को पकाओ, ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल से आंवले को पकाया गया है। सिंपल इसे आंवले का करके उसमें से शर्करा मिलाकर, मिनिमम शर्करा मिलाकर बनाया गया है। और फिर एक बार बन गया, फिर इसमें आप इस माध्यम से आप किसी भी द्रव्य का, तज का भी प्रयोग कर सकते हैं, तज बहुत उष्ण तीक्ष्ण, आप पिपली का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये जो तज का ये पिंगल कृष्ण प्राश हमने बनाया तो लोगों में बेहतरीन जा रहा है, बहुत बेहतरीन जा रहा है, लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कि आपने शास्त्र में पढ़ा है ना कि आपने कभी अमृत को देखा है ना, बिल्कुल सचमुच में अमृत को देखा है, और कोई भी काम करवा सकते हैं। अच्छी तरह से दोस्त दूसरे को समझिए, अंशांश कल्पना को समझिए, और पेशेंट को अच्छी तरह से पथ्य पालन को कन्विंस करके कोई भी काम इनसे करवा सकते हैं, कोई भी काम। क्योंकि ये पूरी थियरी धात्वाग्नि पर जाती है, तो कोई भी काम उसमें कुछ नहीं है। आंवला की होता है मिनिमम, लेकिन उसका जो बनाने की मेथड है वो अलग हो जाती है। 14-15 दिन तक ये चलता है। वैसे आंवले च्यवनप्राश जाता है, भी बनता है आंवले, उसमें रोज लिक्विड निकालना पड़ता है, रोज उसमें से लिक्विड निकालना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पाक करके। हम जो तो तेल भी बनाते हैं तो 100 दिन तक तेल बनता है, और 100 दिन तक तेल बनता है, तो उसमें पोटेंसी आती है। तो आप वैसे ही 2-3 घंटे में बनाकर आप कोई भी प्राश नहीं दे सकते हैं, नहीं तो फिर उसमें से वाटर ले, अंदर वाटर कंटेंट रह जाएगा तो फंगस आ जाएगा। रोज बनाकर रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा बनाकर रखिए, रोज उसमें से लिक्विड निकालिए। जो भी लिक्विड निकलता है हम रोटी के साथ हम घर में खा जाए। पेशेंट को ऐसा नहीं देना, इस तरह से लिक्विड को कम करना है। थोड़ा सा गर्म करो, लिक्विड निकालो, थोड़ा सा गर्म करो, लिक्विड निकालो, और बाद में अंत में उसमें तज डालना है। तज के अंदर वॉलेटाइल ऑयल्स होता है, तो उसको पहले से नहीं डाला जाता, तो अंत में डाला जाता है। जो भी डालना है, प्रक्षेप द्रव्य जो भी डालना है, तो इस तरह से है। ये तज एक बेहतरीन औषधि है, प्रसन्न करना, मन को प्रसन्न करती है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी रोज सामग्री बनाई जाती है, ग्रह नक्षत्र को प्रसन्न करने के लिए, तो उसमें भी तज और एला चाहिए। धन्यवाद वैद्य विरल शाह जी। मेरे को लगता है सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए आंसर, 2 ही क्वेश्चन से। जी हो गया है, और कोई नहीं है। धन्यवाद वैद्य विरल शाह जी। और धन्यवाद। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आज के इस व्याख्यान में जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर और प्रश्न भी पूछे और समाधान भी उनको मिल गए होंगे होपफुली। और अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस व्याख्यान को इसके समापन से पहले एक शांति मंत्र हम सभी साथ में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद जी। नमो नमः सभी का व्याख्यान माला में आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए।
खासकर दीपा मिश्रा मैडम ने बहुत ही अच्छा अभी आधुनिक समय में जो इनफर्टिलिटी वंध्यत्व का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, वो इतने व्यस्त समय में भी आई। सबका बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्पेशली विरल भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इतने व्यस्त होने के बावजूद हमेशा हमारे लिए ज्ञान का पिटारा लेके आते हैं, औषधि भी दिखाते हैं, उसके प्रिपरेशन संबंधी छोटी-छोटी बातों को भी उजागर करते हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि इस ज्ञान परंपरा को सीधा हलवे की तरह तैयार मिल रहा है आपको, वो लेके आप अपने जीवन में आयुर्वेद को समर्थ बनाने के लिए और अंत में भारत को समर्थ बनाने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स करेंगे, जिससे हम जन समाज में आयुर्वेद के एक उचित रूप को रख सके, जिससे हम आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति डिक्लेयर करवाने तक हम उसको ले जा सके। आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद। नमो नमः। जी, नमस्कार गीता मैम। मैम आवाज